मैं रात को 10 बजे डी ब्लॉक पर वापस पहुंचा। पहचान का मरहला होते ही मुझे पोस्ट कमांडर के बंकर में पहुंचा दिया गया था। एक और हैरानी मेरी मुंतजिर थी। सरदार खान को वहां मौजूद पाकर मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर दुख भरे आसार नमूदार हुए, लेकिन इससे पहले एक पोस्ट कमांडर ने मुझसे मौनिका किया और फिर हमें अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। पोस्ट कमांडर के बाहर जाते ही वो मेरे गले लगकर रो पड़ा। यार राजे, चिनारे मुझे छोड़कर चली गई। लीजोना के साथ मोहब्बत करने की उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ लिया। कम से कम एक बार मुतनब्बे तो करती। उसके बाद अगर मैं लीजोना का जिक्र करता तो उसका ऐसा करना बनता था। यूं बगैर कुछ कहे सुने रूठ जाना कौन सा इंसाफ है। सरदार का गम देखते ही मेरे दिल से आरजी तौर पर पलवशा की जुदाई का दुख गायब हो गया। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं गुलूगीर लहजे में बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्त। मेरी बहन का वक्त मुकर्रर था, और ये भी तो सोचो कि मरते हुए कम से कम उसके दिल में किसी शौकन की अजियत नहीं थी। और सबसे बढ़कर वो अब भी सुल्तान खान की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह हमेशा मौजूद रहेगी। सरदार बोला, इसी बात ने तो मुझे हौसला दिया है, वरना जाने मेरा क्या होता। मुझसे अलहदा होकर वो चारपाई पर बैठ गया। मैंने पूछा, छुट्टी खुद पढ़ाई थी या? वो कता कलामी करता हुआ बोला, कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान साहब ने ताजियती फोन करके 7 ही महीना मजीद घर रहने का हुक्म दिया था। मैंने पूछा, अब सुल्तान को किसके पास छोड़ कर आए हो? वो बोला, अब छोटी बहन के हवाले कर आया हूँ। मैंने कहा, उसकी दूसरी माँ को बुलवा लेना था। माहौल में छाया बोझलपन खत्म करने के लिए मैंने लीजोना का जिक्र किया। वो बोला, उसके पास जाने की तो हालत नहीं थी, अलबत्ता उसका जो टूटा फूटा पता जहन में था, आते हुए उसे एक खत पर लिख कर डाल आया हूँ। अब जापान जाकर उसे क्या ढूंढता फिरता। ये भी मुमकिन है कि वो किसी छोटे कद और चिंदी हुई आंखों वाले जवान की जानिब इशारा करके कहती, इससे मिलो, ये है मेरे शौहर नामदार। अभी चंद माह ही हुए हैं शादी को। चूंकि आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए दावत नहीं दे सकी। उसने ये तमाम बातें मजाहिया अंदाज में कही थी, मगर अपने लहजे में शामिल दुख को छुपा न सका था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर वो तुम्हारी किस्मत में हुई तो जरूर मिलेगी। वो तुमसे मोहब्बत करती थी, और मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानते। वो बोला, अच्छा यार, इन बातों में मुझे कबील खान की मौत तो भूल ही गई थी। मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मुझे यहाँ पहुँचकर ही पता चला है कि उसका कांटा निकल गया है। अलबत्ता तुम लापता थे, इसलिए काफी परेशान था। मैंने कहा, शुक्रिया। कबील खान का जिक्र आते ही शोख और चंचल पलवशा की तस्वीर आंखों में लहराने लगी। मेरा दिल एकदम चाहने लगा कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सरदार की आवाज मुझे ख्यालात की खूबसूरत दुनिया से बाहर लाई। किन ख्यालों में खो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं यार। वो बोला, राजे एक बात तो बताओ। मैंने कहा, क्या? बोला, मैं अपनी छोटी बहन भी तुम्हारे पास छोड़ गया था, उसका क्या हुआ? क्या कबील खान की मौत के वक्त वो तुम्हारे साथ ही थी? यकीनन उस खबीस की मौत पर वो बहुत खुश हुई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपने हाथों से मारा था। वो बोला, वैसे मैं तो डर गया था कि मेरे जाते ही तुमने उस मासूम को भगा दिया होगा। मैंने कहा, वो इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं। सरदार ने कहकहा लगाया, सही कहा। वैसे तुम्हें तो वो खूब तंग करती थी। क्या मेरे जाने के बाद भी वो तुम्हें इसी तरह धमकियां देती रही कि कबील खान के कत्ल के बाद तुम्हें जान से मार देगी? मैंने कहा, धमकियां तो वो देती थी, लेकिन बाद में उसकी धमकी तब्दील हो गई। सरदार ने पूछा, भला नई धमकी क्या है? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, यही कि वो खुदकुशी कर लेगी। सरदार ने हैरानी से कहा, अबे क्या कह रहे हो? भला ये क्या धमकी हुई? ऐसी धमकी तो किसी चाहने वाले को दी जाती है। मैंने कहा, बस कुछ ऐसी ही बात है। सरदार ने कहा, क्या? और मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगा, जैसे मेरे सर पर सींग उगाए हों। बोला, मेरे कान वही सुन रहे हैं जो तुम कह रहे हो, या मेरा दिमागी फतूर है? मैंने कहा, गो फतूर तो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त तुमने जो सुना है वही मैंने कहा है। खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत से वो मुझसे लिपट गया। मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा, पता नहीं यार, बस एकदम मुझे लगा कि वो मेरे लिए नागुज़ीर है। इतनी के बाकी लड़कियों के बगैर तो मैं आज तक भी जिंदा हूँ, लेकिन उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो बोला, राजे यूं एकदम ये सब कैसे हो गया? मुझे पूरी तफसील से सारी कहानी सुनाओ। मैंने तफसील से उसके सामने सब कुछ दोहरा दिया। जाने कब से मैं तरस रहा था कि कोई राजदार मुयस्सर हो। सरदार बोला, मतलब तुम अभी उसे रुखसत करके आ रहे हो? अगर मुझे पता होता तो अपनी बहन से मुलाकात ही कर लेता। मैंने कहा, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। सरदार बोला, होटल के अंदर जब मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे समझा रहा था कि मेरे आने तक तुम कोई उल्टी सीधी हरकत न करना, उसी वक्त उसने मुझे यही कहा था, सरदार भाई फिक्र न करो, तुम्हारे राज्य को तो मैं ऐसा सीधा करूंगी कि वापसी पर इसे पहचान नहीं पाओगे। और यकीनन जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। उसी वक्त वहाँ रखे सरकारी फोन की घंटी बजी, मगर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। फोन 2-3 मरतबा बजकर खामोश हो गया। मुझे अनकरीब ही अपने दोस्त के सर पर सेहरा सजता दिखाई दे रहा है। सरदार ने ख्याल जाहिर किया। मेरे जवाब देने से पहले ही दरवाजा हल्के से बजाकर एक आदमी ने अंदर झांका। बोला, सर औरंगजेब साहब बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा, माजरत, हमने सोचा पोस्ट कमांडर के लिए कॉल है। फोन एक बार फिर बजने लगा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, जीशान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो, एक मूजी को तुमने इस खूबसूरती से ठिकाने लगा दिया। मैंने कहा, शुक्रिया सर, बस अब कुछ दिनों की छुट्टी दरकार है। मैंने फौरन अपना मसला बयान किया कि मैं सुबह सवेरे ही अंगूर अड्डे जा रहा हूँ।
मेजर औरंगजेब ने हैरानी से पूछा, क्या सरदार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने कहा, नहीं सर, सरदार से तो बस उनकी बीवी के बारे में ताज़ियत की है। और फिर मैं उसे अपने वाकयात सुनाने लगा। इस दौरान आपकी घंटी बज गई। वो बोले, वैसे मैंने इत्तेफाकन पोस्ट कमांडर से बात कर ली है। उसने तुम्हारी वापसी के बारे में बता दिया और मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा, वरना इतनी रात गए मैं फोन नहीं किया करता। मैंने कहा, आप जिस वक्त फोन करें सर, इससे मुझे कोई मसला नहीं। मेरा मसला तो छुट्टी है। आप मुझे इजाजत दें कि मैं सुबह रवाना हो जाऊं। मेजर औरंगजेब के लहजे में हुक्म से ज्यादा इल्तिजा का अंसर नुमाया था। बोला, अगर कोई ज्यादा संजीदा मसला नहीं है तो एक हफ्ता मेरी खातिर रुक जाओ। मैंने कहा, अल्लाह पाक हम सबको मसाइल से महफूज रखे सर। बहरहाल आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं एक हफ्ता सब्र कर लेता हूँ। वो बोले, शुक्रिया जीशान, बाकी तफसीलात तुम्हें सरदार से मालूम हो जाएंगी। मैंने कहा, ठीक है सर, फी अमानिल्लाह। रिसीवर नीचे रख कर मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। खान साहब, क्या मामला चल रहा है? औरंगजेब साहब ने तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी रोक दी। वो हंसा, हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है। अच्छा ही हुआ। अब ये भला क्या बात हुई कि इधर हल्का सा कौल करार और उसके साथ शादी तैयार। चंद दिन सब्र करो मेरे भाई, रात के 2 होने वाले हैं। शाम से तुम्हारे मुंह से पलवशा की रट सुन रहा हूँ। मैंने कहा, वो है इस काबिल कि उसे याद किया जाए। तुम्हारी लीजोना की तरह नहीं कि आंख से ओझल होते ही तुम एक दूसरे को भूल जाओ। वो फौरन रजाई में घुसते हुए बोला, बकवास नहीं करो, सो जाओ। मैंने कहा, अच्छा मुझे तफसील तो बता दो, आखिर हफ्ते के लिए मेरी छुट्टी क्यों रुकवा रहे हो? बताया था ना कि पलवशा ने 3 दिन की मोहलत दी है। एक दिन भी ऊपर होने की सूरत में उसने बात नहीं करनी। वो बोला, इतने माह हो गए हैं मैंने लीजोना से बात नहीं की, तो क्या हुआ? जिंदा हूं ना, तुम भी नहीं मरोगे। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, खैर तफसीलात जाने बगैर तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो बोला, गुज़श्ता 1 माह से दहशतगर्दों के हमलों की रफ्तार में खातिर खा इजाफा हुआ है। काफी पहाड़ी चोटियां अब तक दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। वच्चा नाराई की बुलंदी पर आर्मी ने 2-3 मोर्चे बनाए हैं, जहां से मैंने और तुमने जखीरा टॉप पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत में रुकावट डालनी है। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी काम करना है। वो ये कि परसों वाना से एक टैंक लाया जा रहा है, जिसे हिफाजत से यहाँ तक पहुँचाने में हमने अपना किरदार अदा करना है। कल एक QRF के साथ हमने रास्ते में आने वाली ऐसी जगहों का चुनाव करना है जहां से दुश्मन स्नाइपर्स घात लगाकर आने वाले काफिले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ हसास जगहों पर फौजी जवान पिकेटिंग कर रहे हैं। कुछ जगह रास्ते में आने वाली पोस्टें संभालेंगी और हमने भी इस कार्रवाई में अपना हिस्सा डालना है। मैंने हैरानी से पूछा, टैंक इस इलाके में? वो बोला, जी हाँ, और ये जखीरा टॉप के खिलाफ मंगवाया जा रहा है। डी ब्लॉक के ऊपर जो पोस्ट है 3349, उस पर से जखीरा पोस्ट को निशाना बनाया जाएगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इतनी बुलंदी पर टैंक का चढ़ना एक रिकॉर्ड ही होगा। सरदार ने इस बात में सर हिलाया। औरंगजेब साहब भी यही बता रहे थे। मैंने कहा, मगर टैंक को हमारी हिफाजत की जरूरत है। वो बोला, ये कोई जर्रार या अल खालिद टैंक नहीं है, ये तो वही पुराना टैंक है जिसमें जदीद कंप्यूटर सिस्टम मौजूद नहीं। मैंने कहा, टैंक नामालूम नया है या पुराना, मगर उस जालिम ने मेरी दूरियों की मियाद में इजाफा जरूर कर दिया है। सरदार ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही बेसब्रे हुए जा रहे हो। उसके लहजे में तशवीश बिल्कुल हकीकी थी। इतना बेचैन तो मैंने तुम्हें आज से पहले नहीं देखा। मैंने उसकी बात जुटलाने की कोशिश की। सरदार चिल्ला कर बोला, उसमें ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? बस एक लड़की तो है, न जाने दुनिया में उससे कितनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां होंगी। मैंने बात टालते हुए कहा, अच्छा आप सो जाओ। मेरी जानी पीठ मोड़ते हुए सरदार ने अपना सर रजाई के अंदर कर लिया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिन भर की थकन के बावजूद मैं जल्दी नहीं सो सका था। पलवशा मेरे ख्यालों में सरगर्दा रही। बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात को मिशन की जानिब मोड़कर मैं सोने में कामयाब हुआ। सुबह की नमाज के लिए मुझे सरदार ने जगाया था। नमाज पढ़कर मैं दोबारा सो गया। नाश्ता हमने 9-10 बजे ही किया था। नाश्ते के बाद QRF की 5 गाड़ियों के साथ हम रास्ते की रिकॉनेसेंस के लिए रवाना हो गए। 4-5 घंटों में हम शिकई पहुंच गए थे। वहां दिन का खाना खाकर हम वापस लौटे और गाड़ियों के साथ वापस जाने की बजाय रास्ते में उतर गए। वहां से हमने अपना मोर्चा संभालने की जगह पर पहुंचना था। आने वाली सुबह वाना से टैंक ने रवाना होना था। मुमकिन था कि वो वाना से बमुश्किल शिकई तक ही पहुंच पाता, लेकिन हम पहले से अपनी जगह पहुंच जाना चाहते थे। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में रात गुजारने की जगह तलाश करना इतना भी मुश्किल नहीं। वहाँ सर्दी की शिद्दत अपनी जगह बरहक है, लेकिन दरख्तों की इतनी बहुतात है कि पहाड़ी बुलंदियों पर खुश्क लकड़ी वाफिर मिकदार में मिलती है, जिन्हें जलाकर सर्दी की शिद्दत का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। कोई गार तो हम तलाश नहीं कर पाए थे, अलबत्ता एक बड़ी चट्टान के नीचे हमें रात गुजारने की जगह मिल गई थी। तेज हवा से नबरदाजमा होने के लिए हमने खाली जानिब पत्थरों की दीवार बना दी थी। वहाँ छोटे बड़े इतने पत्थर बिखरे पड़े थे कि छोटी सी दीवार तो क्या पूरा कमरा बनाया जा सकता था। हमने तो बस पत्थरों को तरतीब से रखकर 2-2.5 फुट दीवार बुलंद की थी, ताकि एक तो हमारी जलाई हुई आग दूर न जा सके, दूसरा तेज चलने वाली हवा से भी आग को बचाया जा सके। अंधेरा छाने तक हम रात गुजारने के इंतजामात से फारिग हो गए थे।
सरदार आग जलाकर चाय बनाने लगा। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 7 बज रहे थे। पलवशा से बिछड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। उसे रुखसत करते वक्त तय यही हुआ था कि हम रोजाना रात के 8 बजे चैनल नंबर 5 पर बात करेंगे। घंटा भर पहले ही आईकॉम ऑन करके मैंने चैनल नंबर 5 लगा दिया था, लेकिन वक्त था कि निहायत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। सरदार ने चाय बनाकर मखसूस बिस्किटों का पैकेट और चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ा दी। मैं सुर्रत से बिस्किटों का पैकेट चबाकर चाय की प्याली मेदे में उंडेली और खाली प्याली सरदार की तरफ बढ़ा दी। और चाय। वो मुस्तफसिर हुआ। शुक्रिया कहकर मैं घड़ी देखने लगा। वो बोला, तुम 50वीं बार घड़ी देख रहे हो, क्या इस तरह बेसब्री जाहिर करने से वक्त जल्दी गुजरता है? मैंने कहा, तुम्हें कोई मसला? बोला, मसला तो नहीं है, बस तुम्हारी हालत देखते हुए तरस आ रहा है। वो क्या कहते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मैंने कहा, गालिब या इकबाल का शेर सुनाकर भी तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फलसफियाना लहजे में बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो और जो मुझे बेवकूफ समझता है वो ही होता है। मैंने कहा, अच्छा अगर इतने ही अक्लमंद हो तो बताओ दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की का नाम क्या है? बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, लीजोना के अलावा भला कौन हो सकता है? मैंने अफसोस भरे अंदाज में कहा, बस यही बेवकूफी है। वो बोला, लीजोना जापानी इंटेलिजेंस की ज़हीन ऑफिसर है, बेवकूफ कैसे हो गई? मैंने कहा, बेवकूफ आदमी शक्ल से नहीं हरकतों से होता है और तुम्हारे साथ मोहब्बत करना उसकी बेवकूफी की सबसे बड़ी दलील है। उसने कहा, अच्छा के आखिरी अलिफ को लंबा खींचते हुए वो मानी खेस लहजे में बोला कि अगर मेरे साथ मोहब्बत करना बेवकूफी और बेअक्ली की निशानी है तो सबसे बड़ी बेवकूफ पलवशा खान वजीर है। मैंने घड़ी की सुइयों को 8 बजने का ऐलान करते देख कर कहा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, और मैं उसके पास से उठ गया। चट्टान के ऊपर चढ़कर मैंने उसे बार बार पुकारना शुरू कर दिया, पलवशा पलवशा, मगर उसकी जवाबी आवाज सुनाई न दी। काफी देर मैं सर खपाता रहा मगर उसकी दिल लुभाने वाली आवाज नहीं सुन पा रहा था। यकीनन वो ज्यादा फासले पर मौजूद थी जहां तक आईकॉम राब्ता नहीं कर पा रहा था। सरदार बोला, मोहतरम अब तशरीफ ले आए और आंखें बंद करके अपनी पलवशा खान से गुफ्तगू फरमा लें, जैसे कि मैं करता हूँ। मैंने कहा, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं उस तरफ पहाड़ी पर जा रहा हूँ। क्लैशनकोफ कंधे से लटका कर मैं अंगूर अड्डे की जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। आते साथ हमने चारों तरफ मौजूद इलाके का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। उस पहाड़ी और जिस पहाड़ी पर हम मौजूद थे उन दोनों के दरमियान एक कम बुलंद पहाड़ी और 2 नाले पड़े थे। सरदार ने मुझे बाजू से पकड़कर चट्टान के नीचे धकेला। अबे अकल के नाखून लो। मैंने कहा, यार वो इंतजार कर रही होगी। वो बोला, तुम्हें इस पहाड़ी पर पहुंचने तक कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे और उस वक्त तक जाना सो चुकी होगी। 8 बजने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा घंटा आध घंटा इंतजार करेगी। आखिर सुबह तक उसने आईकॉम ऑन करके तो नहीं बैठना, और फिर अंधेरा देखो, खामखा का दर्द सर न बढ़ाओ। मैंने चिल्लाते हुए कहा, अल्लाह करे लीजोना को तुम्हारा खत ही न मिले। उसकी बात बज़ाहिर हकीकत पर मबनी थी। सरदार चाय के बर्तन साफ करके थैले में रखने लगा, जबकि मुझे अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। 2-3 मिनट दिल गिरफ्तार रहने के बाद मैंने अचानक कहा, खान साहब नींद आ रही है कि नहीं? वो बोला, फिलहाल तो नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने सारी रात सोना है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? उसने 2-3 लकड़ियां उठाकर आग पर डालते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है मेरा जवाब? मैंने कहा, तो तुम्हें मेरी सारी रात सोने पर कोई एतराज नहीं? उसने इत्मीनान से कहा, बेशक। मैंने कहा, उठो फिर। मैंने बैरेट M107 का झोला पीठ पर लादने लगा। वो बोला, अब क्या हो गया? मैंने कहा, यार मुझे चैन नहीं आ रहा, तुम बस चलो मेरे साथ, हम अभी सामने वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं। वो बोला, यार राजे, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वो बज़ाहिर कोफ्त का इजहार करके तैयार होने लगा, मगर मैं उसे जानता था कि वो खालिद सरदार है जो दोस्ती के नाम पर जान कुर्बान कर सकता था। ये तो सिर्फ चंद किलोमीटर का सफर था जो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता था। उसके तैयार होते ही हम चल पड़े। क्लैशनकोफ उसने हाथ में पकड़ ली थी, जबकि मेरे पास अपना ग्लॉक 19 मौजूद था। चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे की मदद से अपनी समत का तयन कर लिया। मतलूबा पहाड़ी हमसे मगरबी जानिब मौजूद थी। कुतबी सितारे को दाएं हाथ पर रखकर हम सीधे नाक की सीध में चल पड़े। सरदार की कोफ्त 2-3 मिनट से ज्यादा बरकरार न रही। ढलवान से उतरते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा, यार राजे, तुम कुछ ज्यादा ही बावले नहीं हो गए? मैंने कहा, क्या करूं यार, बस। ढलान से उतरकर हम नाला उतरे और चौड़ा नाला उबूर करके अगली चढ़ाई सर करने लगे। इस दरमियानी पहाड़ी के बाद एक और नाला था जिसे उबूर करके हम बुलंद पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। चोटी पर पहुंचते ही मैंने टॉर्च की रोशनी में घड़ी की सुइयों को देखा जो 11 बजने का ऐलान कर रही थी। पीठ पर लदे झोले को उतारने का तकल्लुफ किए बगैर मैंने आईकॉम ऑन किया और फूले हुए सांसों से मैंने पलवशा को पुकारा, पलवशे। 1 सेकंड में उसकी बेताबाना आवाज ने मेरी कानों में रस घोला, राजू। मैंने कहा, मैं बहुत दूर था जहां बात नहीं हो सकती थी। अभी 6-7 किलोमीटर का फासला तय करके ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां राब्ता हो सके। वो बोली, अगर आप ना आते तो मैं सारी रात मुखाबरा ऑन करके छत पर बैठी रहती। और इसी तरह मैं पलवशा से काफी देर बातें करता रहा, इतना कि मुझे सरदार की आवाज आई, मोहतरम इसी बैटरी पर गुजारा करना।
अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं एक बैटरी खत्म होने पर आईकॉम की फालतू बैटरी तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो ये नामुमकिन है। मैं उसकी बात पर कान धरे बगैर पलवशा से गपशप करता रहा। मेरी बात खत्म होने के बाद सरदार ने कहा, वैसे कमाल हो गया राजा साहब, मुझे अपने कानों से सुनकर यकीन नहीं आ रहा कि पलवशा किसी के लिए इतनी दीवानी हो सकती है। इतनी समझदार लड़की को हो क्या गया है? और तुम्हारे थोबड़े में ऐसी कौन सी बात नजर आई कि हफ्ते की जुदाई पर वो मरी जा रही है? और फिर तुम्हें इतनी तमीज से मुखातिब करना, कोई लखनवी तर्ज की पश्तो बोल रही थी वो। हालांकि तुम्हारे जैसा बंदा इतनी इज्जत के काबिल कहाँ है? संजीदा लहजे में गुफ्तगू करते करते वो मजाक पर उतर आया। मैं तुर्की बतुर्की बोला, मुझसे जिंदगी में एक ही गुनाह सरजद हुआ है और वो है तुमसे दोस्ती। इसके अलावा मेरी खामी बताओ। वो बोला, मैं तुम्हारे करतूतों पर PhD कर सकता हूँ और ना इंडिया जाकर औरत जात को माफ किया। अब वजीरिस्तान में भी एक बेवकूफ के पीछे पड़े हो जिसे ये तक मालूम नहीं कि वो लड़की है या लड़का। रस्ते की तबालत से होने वाली कोफ्त से बचने के लिए हम एक दूसरे पर लफ्जी बमबारी करते रहे। 3:30 के करीब हम अपनी कमीनगाह में पहुंच गए थे। वापसी पर चूंकि उतराई ज्यादा थी, इस वजह से हमारा आध घंटे के करीब वक्त बच गया था। पलवशा से गुफ्तगू करने के बाद मैं ताजा दम था। सरदार को सो जाने का कहकर मैं जागती आंखों से अपनी पलवशा को देखने लगा, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया। हमारे पास फालतू पानी नहीं था कि मैं वुजू की अय्याशी का मुतहम्मिल हो सकता। मजबूरन तयम्मुम करके मैंने सुबह की नमाज अदा की और फिर टूटी हुई सोचों को वहीं से जोड़ा जहां से मुनक़ता हुई थी। दिन खूब चढ़ा आया था। सरदार को जगाने से पहले मैंने चाय बनाना मुनासिब समझा। चाय बनने तक वो खुद ही कसमसा कर उठ बैठा। हमने मखसूस बिस्किटों से पेट पूजा की और मैं बिस्तर में घुस गया। सरदार ने मुझे दोपहर के वक्त जगाया और साथ ये खुशखबरी भी सुना दी कि टैंक शिकई में पहुंचकर रुक गया था और आगे वो कल ही आएंगे। हमने वो रात वहीं गुजारी। अगर मेरे पास आईकॉम की फालतू बैटरी होती तो यकीनन मैं कल वाली जगह पर जाकर पलवशा से बात जरूर करता। सूरज उभरते ही हम दोनों ने एक मुनासिब दरख्त पर मचान बनाई और वहां बैठकर दाएं बाएं का जायजा लेने लगे, मगर कोई ऐसी हरकत ढूंढने में नाकाम रहे जिसके खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ठहरता। टैंक दोपहर के वक्त हमारे पास से गुजरा था। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। टैंक के गुजर जाने के बाद हम थोड़ी देर मचान में बैठकर इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे, लेकिन हमारी ये एहतियात बेकार गई थी। हम दोनों अपने हथियार और सामान संभाल कर नीचे उतर आए। हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। मुझे रात के 8 बजे तक डी ब्लॉक तक पहुंचने की फिक्र सताने लगी। मुझे तेज रफ्तारी पर माइल देखकर सरदार को मेरी जल्दी की वजह मालूम करने की तगदो नहीं थी। वजह उसे मालूम थी। सरदार की बार बार ताकीद के बावजूद मैं अपनी रफ्तार कम नहीं कर पाया था। 10 बजने में चंद मिनट रहते थे जब हम डी ब्लॉक में पहुंचे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आईकॉम ऑन करके पलवशा से राब्ते की कोशिश की, मगर उसका कोई जवाब ना आया। या तो वो मेरा इंतजार करते सो गई थी या जगह के दूर होने से राब्ता नहीं हो पा रहा था। अपना शक दूर करने के लिए मैंने डी कॉम पर मौजूद आईकॉम के बेस पर भी चैनल 5 लगाकर उसे पुकारा, मगर उसका कोई जवाब ना आया। इस तरह ये बात तो मुतय्यन हो गई थी कि उसने अपना आईकॉम बंद किया हुआ है। बेकरार दिल को तसल्ली देता हुआ मैं सरदार के पास आ गया। वो पोस्ट कमांडर के साथ गप्पे हाँक रहा था। मेरा लटका हुआ मुंह देखकर उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत न हुई, लेकिन उसने पोस्ट कमांडर की वजह से तंज या मजाक से गुरेज किया। पोस्ट कमांडर मुझे चंद रस्मी कलिमात कहकर हमारे लिए खाना लाने का बताने लगा। वो चूंकि पहले से खा चुका था, इसलिए खाना आते ही हमसे इजाजत लेकर बाहर निकल गया। हम 2 दिन से बिस्किटों पर गुजारा कर रहे थे। इसके बावजूद मुझसे सही तौर पर खाना नहीं खाया जा रहा था। सुबह सवेरे ही मैंने सरदार को उठा दिया था। मैं जल्द से जल्द अलार्म खेल का रुख करना चाहता था। नमाज पढ़कर उसने थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। बादल नखास्ता उसे तैयार होना पड़ा। डी ब्लॉक से निकलते ही मैंने पलवशा को अपनी आमद का बता दिया था। रात की तरह उसने मैं मुंतजिर हूँ कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। इससे मुलाकात की खुशी में मैंने उसके रवैये को नजरअंदाज कर दिया। तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए मैंने निस्फ वक्त में मतलूबा फासला तय कर लिया था। उसने आखिरी मुलाकात की जगह ही पहुंचने की हिदायत की थी। वहां रुककर पसीना साफ करते हुए मेरी प्यासी निगाहें दाएं बाएं सरगर्दा उसे तलाश कर रही थीं, और उसी वक्त वो नजर आ गई। वो मर्दाना लिबास में ही थी। गहरे भूरे रंग की शलवार कमीज के ऊपर उसने सब्ज रंग की बगैर बाजू वाली स्वेटर पहनी हुई थी। अपने जिस्मानी खुतूत को छुपाने के लिए वो हमेशा जर्सी कोट वगैरह का इस्तेमाल करती थी, वरना वो उम्र की उस मंजिल पर थी कि उसका भांडा फूट जाता। उसे देखते ही मेरी हिस्सियात आंखों में सिमट आईं। उस तक भागकर पहुंचने की गरज से मैंने कंधों में डाले बैरेट M107 के थैले को तस्मे निकाल कर थैले को नीचे रखा, लेकिन पलवशा की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही मेरी समातों में एक करख्त आवाज गूंजी, खबरदार अगर जरा सी भी हरकत की तो। ये आवाज मुझे नाले के दाएं किनारे की तरफ से आई थी। मैंने बेख्तियार उस तरफ नजरें दौड़ाईं। 4 मुसल्लह अफराद को देखते ही मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा, और ये धड़कना खौफ की वजह से नहीं था। पीठ पीछे गला खनकारने की आवाज पर मुझे ये शुबा नहीं रहा था कि उस वक्त मैं दुश्मन के घेरे में था। मैंने बड़ी मुश्किल से पलवशा की जानिब देखा। मेरी जानिब पीठ मोड़ते हुए वो एक पत्थर पर बैठ गई थी।
मेरी सनसनाती सोचों ने उसे नजर का धोखा करार देना चाहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दिलो दिमाग इसकी तौजीह में मसरूफ थे। आखिर पलवशा ऐसा कैसे कर सकती थी? हाथ ऊपर, गर्दन से लगने वाली क्लैशनकोफ की बैरल ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। मैंने बड़ी कोशिश करके हाथों को सर से बुलंद किया, वरना मेरे हाथ पांव में जान नहीं रही थी। एक आदमी मेरी तलाशी लेने लगा। मेरी नजरें तो बस पलवशा के वजूद पर गड़ी थी। उसका मेरी तरफ पीठ मोड़कर आराम से पत्थर पर नशिस्त संभालना ये साबित कर रहा था कि मुझे गिरफ्तार करवाने में उसकी मर्जी शामिल थी। एक लंबे कद का आदमी पलवशा के करीब जाकर रुका। उसने हाथ में हजार हजार के नोटों वाली कई गड्डियां पकड़ रखी थी। बोला, ये लो बकाया रकम, अब तुम जा सकती हो। उसके अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो समातों के रास्ते मेरे जिस्म में उतर कर मेरे बदन को बेजान करने लगे। जाने में कैसे अपने कदमों पर खड़ा रहा। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे हाथ नीचे करके पुश्त पर बांध रहा है। शायद उसने मुझे हाथ पीछे करने को कहा था, लेकिन मेरी समातों में तो पलवशा के करीब खड़े लंबी कामत के आदमी के अल्फाज हथौड़े बरसा रहे थे। उस आदमी से पैसे लेकर उसने एक नजर पीछे मुड़कर मेरी बेबसी का नजारा किया और सड़क की तरफ बढ़ गई। यकीनन उसका काम खत्म हो गया था। अपनी मोहब्बत का मुआवजा वसूल करके वो जा रही थी। किसी के साथ चंद दिन मोहब्बत के इजहार के बाद लाखों की रकम वसूल करना घाटे का सौदा नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलें।